हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उस एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 7। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक की एमसीक्यू सीरीज को। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। और पिछली जितनी भी एमसीक्यू सीरीज हुई हैं उसमें मैंने आपको बार बार बताया है असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। बाकी जितनी भी एमसीक्यू सीरीज अभी तक मैंने ली हैं उसमें सारे असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। तो अगर आपने वो सारी एमसीक्यू सीरीज ले ली तो आपका सारा असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वो सब मेरी एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप जाकर वो सारी क्लासेस कवर कीजिए। टोटल 10 डेज में हम कवर कर लेंगे अपनी पूरी ओवरऑल एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने मैक्रो भी कवर किया है और इंडियन इकोनॉमी भी कवर करने वाले हैं। तो देखिए असर्शन में क्या बोल रहे हैं। ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वॉज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। यानी कि जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी वो 1980s में इंडिया से ज़्यादा थी। इज इट करेक्ट और रॉन्ग, बताइए। और मैंने आपको असर्शन रीजन में ट्रिक सिखाई थी। सो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस ली होंगी मेरी, उनके लिए बहुत इजी होगा असर्शन रीजन का क्वेश्चन का आंसर निकालना, क्योंकि उन्होंने बेसिक जो ट्रिक थी, टिप्स थे मेरे, वो अच्छे से समझे हैं पहले। सो असर्शन क्लियर है, अब रीजन समझते हैं। पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या पाकिस्तान जो था वो मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता था और पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन था। तो ध्यान से देखिए दोनों असर्शन रीजन को, देन आंसर दीजिए। फिर मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन इसे क्लियर करती हूँ। सो वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी, assertion true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. So which one is correct? So option B is correct. Both assertion or reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. तो यानी 1980s में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी पाकिस्तान की वो ज़्यादा थी इंडिया से, और पाकिस्तान फॉलो करता था मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जब भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा असर्शन पढ़ने के बाद आप उसके पीछे बिकॉज लगाकर देखिएगा। अगर आप बिकॉज लगा देते हैं उसके बाद अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा आपका रीजन करेक्ट है या नहीं है। देखिए हम पढ़ के देखते हैं एक बार। ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वॉज मोर देन दैट ऑफ इंडिया बिकॉज पाकिस्तान फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि 1980s में पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी इंडिया से। और क्यों थी? बिकॉज पाकिस्तान ने फॉलो किया था मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, जिसमें वो इक्वल पार्टिसिपेट करते थे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में। क्लियर? सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे आपके लिए क्वेश्चन पढ़ना भी आसान हो जाएगा और आपके लिए आंसर देना भी आसान हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। ड्यूरिंग द 1980s पाकिस्तान's economic growth exceeded that of India due to economic reforms rather than a mixed economic system. In 1991 India implemented economic reforms. So 1980s में पाकिस्तान की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी एज कम्पेयर टू इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने लगी, राइट? तो इस वजह से दोनों ही असर्शन और रीजन जो हैं वो करेक्ट हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे की, क्योंकि जो असर्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। रीजन में ये बताना चाहिए था कि इंडिया की कितनी ग्रोथ कम थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, बट इन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान ने ये सब किया इस वजह से इसकी इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा थी। तो इस पॉइंट को तो क्लियर कर ही नहीं रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू इंडिया। इस वजह से जो रीजन है असर्शन का वो करेक्ट नहीं है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन ईयर 1953।
तो अगेन जिसने भी चैप्टर अच्छे से रिवाइज किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था। ठीक है, क्या वो 1953 में आया था? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल फॉलोइंग USSR। तो क्या इंडिया और चाइना दोनों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया था USSR को फॉलो करते हुए? USSR क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, देन आंसर दीजिए। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चाइना का था वो 1953 में आया था, ये बात सच है, ये ट्रू है। ओके, बट इंडिया और चाइना दोनों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट नहीं किया था। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। ओके, सो आई होप क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बिकॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना डिड कमेंस इन द ईयर 1953। सो ये तो 1953 में आया था, इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बिकॉज बोथ इंडिया चाइना अडॉप्टेड प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल्स। तो इंडिया और चाइना दोनों का जो मॉडल था जो उन्होंने यूज़ किया था वो था प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल, सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल नहीं था। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया और चाइना ने कौन सा मॉडल यूज़ किया था, तो आप बता सकते हैं प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल यूज़ किया था इंडिया और चाइना दोनों ने। चाइनाज इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व्ड विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट डिड नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द सोवियत मॉडल। तो ये सोवियत मॉडल को यूज़ नहीं करते थे चाइना वाले। चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी डाइवर्स्ड ओवर टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द रिफॉर्म एरा इनिशिएटेड बाय डेंग जियोपिंग इन द लेट 1970s। सो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती गई, स्पेशली जब 1970s में डेंग जियोपिंग कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए थे चाइना में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन और आप सभी को आता होगा। ध्यान से पढ़िए। डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन which plans and evaluates policies related to rural credit needs। तो रूरल क्रेडिट नीड्स से रिलेटेड कौन सा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि सभी तरह के रूल्स, रेगुलेशन, प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है? ठीक है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स। सो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देख के आंसर दीजिए। सो आई होप आप सभी को आंसर मिल गया होगा। हम चलते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ, विद एक्सप्लेनेशन इसको समझते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज जो होती हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, उन सब पर ध्यान कौन देता है? नाबार्ड देता है। और वो सबसे बड़ा बैंक है जो कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए है, तो इसलिए इसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो जो भी रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज, प्लान्स होते हैं, वो काम करता है ये नाबार्ड का बैंक। क्लियर? तो बेसिकली ये जो विलेजेस होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उनके लिए ये बैंक बनाए जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट प्लान्स एंड इवेल्युएट पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाबार्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के ऑप्शंस भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्स में नाबार्ड के अलावा आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो आपको ये तीनों भी पता होने चाहिए, अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट और फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फार्मर मान लो, फार्मर का एक ग्रुप है और वो ग्रुप मिलकर कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं या कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, वो सारा जो भी उससे रिलेटेड प्रॉफिट आएगा वो सारा हर मेंबर के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो भी बेनिफिट होगा, वो सब इक्वली
मिलेगा हर मेंबर को। सो इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल और क्रेडिट फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर? तो ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाए गए हैं, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ऐसे बैंक्स बनाना जिसके थ्रू ग्रामीण लोगों को भी हर प्रकार की सुविधा मिल सके, फाइनेंशियल और क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटीज मिल सकें, और इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RRBs, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। और इसमें 3 पार्टनरशिप होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप, स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप और कुछ स्पॉन्सर बैंक्स, ठीक है। ये तीनों की पार्टनरशिप होती है किसमें? RRBs में, रीजनल रूरल बैंक्स में। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा जाए किन 3 की पार्टनरशिप के थ्रू RRBs एस्टैब्लिश की जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक्स। एंड लास्ट वन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये स्मॉल स्टेज के लिए होते हैं, लाइक हाउसवाइफ्स हैं तो छोटा सा ग्रुप बना लेती हैं 5-10 लेडीज़ का, और उनको छोटे से अमाउंट का लाइक 15,000 20,000 फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट कर सकें, ठीक है। और जब एंटरप्रेन्योरशिप को, चाहे वो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप हो या मेल एंटरप्रेन्योरशिप हो, बट किसी भी तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप का मेन काम ये होता है कि वो इकोनॉमिक की ग्रोथ करे, और इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए ही ये सारे जो बैंक्स हैं वो काम करते हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो क्लियर हो गए होंगे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नाबार्ड। सो आई होप ये चारों आपको इंस्टीट्यूशंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी PC महालनोबिस, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो विच वन इज करेक्ट? वीडियो पोस्ट कीजिए, देन आंसर दीजिए, फिर हम करेक्ट आंसर पर चलते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी PC महालनोबिस। जो हमारे महालनोबिस जी थे वो इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्टर थे। क्लियर? तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। आपसे पूछा गया डायरेक्टली कि इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन थे, तो PC महालनोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंडियन प्लानिंग से किसका नाम जुड़ा हुआ है? PC महालनोबिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू ऑप्शन ए डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, ऑप्शन बी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ऑप्शन सी लैंड सेटलमेंट, ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था उस वक्त एग्रीकल्चर आउटपुट में स्टेगनेशन आया था, तो किस वजह से आया था? चारों ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट की वजह से हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट था उसमें स्टैग्नेशन का टाइम पीरियड आया था। एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया। तो जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था उस वक्त कुछ लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की गई थी, पर्टिकुलरली द परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी, महलवारी सिस्टम, इंक्रीज लैंड टैक्सेशन एंड नेगेटिवली अफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट। तो बेसिकली जो स्टैग्नेशन आया था वो लैंड सेटलमेंट की वजह से आया था, जो कि ब्रिटिश रूल ने इम्प्लीमेंट की थी, जिसकी वजह से परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी और महलवारी सिस्टम आ गए थे। उसकी वजह से लैंड टैक्सेशन इंक्रीज हो गया था। जो भी पर्टिकुलर लैंड दिया जाता था किसानों को खेती के लिए, उस पर टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। हाई टैक्स पे करने पड़ रहे थे, उनको कर देना पड़ा था ज़्यादा। लगान वाली मूवी सबने देखी होगी तो अच्छे से सबको पता होगा कर क्या होता है। तो लैंड पे जब ज़्यादा टैक्स लगा देते थे उस वजह से लोग एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इंडियन एग्रीकल्चर वॉस्ट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस ऑन लैंड, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था इंडिया का वो अफेक्ट हुआ था नेगेटिवली, और इसी वजह से स्टैग्नेशन आया था एग्रीकल्चर आउटपुट में। तो स्टैग्नेशन वही टाइम पीरियड होता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी विकास नहीं हो रहा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, या हो रहा है तो बहुत स्लोली ग्रोथ हो रही है, ठीक है।
तो जब कोई ग्रोथ ही नहीं होगी तो कोई क्यों काम करेगा उस सेक्टर में जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, राइट? तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था वो भी इंक्रीज हो जाता है कि ग्रोथ कम हो रही है किसी सेक्टर में, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, ग्रोथ कम है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया। तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम ही नहीं कर रहे हैं ज़्यादा क्योंकि टैक्सेशन हाई चार्ज कर रहे हैं हमसे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू लैंड सेटलमेंट। सो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन कौन से ऑप्शन है जो कि प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को मेंशन कर रहा है। ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, राइजिंग पॉपुलेशन, चेंजेस इन सोशल आउटलुक। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन ऑप्शन में से चूज करनी है। देन ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपको चूज करना है। तो बिना देर करे आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। सो हम चलते करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन 1 ब्रेन ड्रेन, 2 लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड ऑप्शन 3 राइजिंग पॉपुलेशन। ये तीनों जो हैं वो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के। कैसे? फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। ब्रेन ड्रेन वो सिचुएशन है जब जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं हमारी कंट्री के, वो लोग क्या होते हैं, वो फॉरेन में जाके अपना शिफ्ट हो जाते हैं कि हम वहाँ जाके जॉब करेंगे और ज़्यादा अच्छी अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम हुई ब्रेन ड्रेन की। तो वो अच्छे से इंडिया में पढ़ लिए, हाई स्किल्ड हो गए, उसके बाद वो जाके फॉरेन में अपनी जॉब कर रहे हैं। तो सर्विस तो सारी वो फॉरेन में दे रहे हैं, तो बेनिफिट तो वो फॉरेन का कर रहे हैं, अपनी कंट्री का थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कि वो जो भी सर्विस है वो अपनी होम कंट्री को नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है ब्रेन ड्रेन होना, कि वो अपनी कंट्री के लिए कुछ ना करके विदेश में जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्लियर हो गया होगा ब्रेन ड्रेन का पॉइंट। नेक्स्ट इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अगर हमारी इकोनॉमी में जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर हमारी कंट्री में कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, स्किल रिलेटेड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड की वजह से हमारी इकोनॉमी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सो अच्छी शिक्षा दी जाएगी तभी अच्छा बेनिफिट होगा हमारी कंट्री का। पढ़े लिखे लोग होंगे तो कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। क्लियर? राइजिंग पॉपुलेशन। तो जितनी ज़्यादा किसी कंट्री की पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती रहेगी उतने लोग के रहने के लिए घर जो होंगे वो कम पड़ जाएंगे, उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर भी। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो एजुकेशन में भी कम रहेंगे और किसी भी तरीके का बेनिफिट जो होगा वो कम होता चला जाएगा हर कंट्री के लिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सो दैट्स वाई यही तीनों जो पॉइंट्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो ये चारों ऑप्शन को मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। इसमें सारे फैक्टर्स हैं, ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, राइजिंग पॉपुलेशन, चेंजिंग इन सोशल आउटलुक। मैंने आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए हैं। सो आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं भी समझ आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर चारों ही आपको शो कर दिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी हैज लेड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू चाइना। एंड स्टेटमेंट 2, China's rapid industrial growth was the result of its economic reforms in 1981। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं क्योंकि चाइना ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पर फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बिजनेस उनसे इंटरेक्ट करे। तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
तो हर कोई अपना बिजनेस चाइना के इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आके करना लगा, तो उस वजह से एफडीआई जो थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इंक्रीज होने लगी। उसकी वजह से चाइना की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? सो चाइना रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1981। तो इसी वजह से चाइना की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, ये मैंने स्पेशली आपको लास्ट जो क्लासेस थी उनमें अच्छे से करवा रखा है, तो आप प्रीवियस क्लासेस देख के उसे समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके अपने बिजनेस को वहाँ स्टैब्लिश करें और वहाँ उन्हें हर टाइप की फैसिलिटी मिल सके। जैसे हमारे इंडिया में गुड़गांव को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पे बना रखा है, वहाँ पर कई सारी एमएनसीज आके स्टैब्लिश की जाती है, तो ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किसी भी कंट्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट फंक्शन है एनवायरनमेंट का? सप्लाइज रिसोर्सेज, एसिमिलेट्स वेस्ट, लैंड डिग्रेडेशन, प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। तो कौन सा है जो नेगेटिव दिख रहा हो फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में, वही हमारा इनकरेक्ट होगा। सो आंसर दीजिए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लैंड डिग्रेडेशन। जब कोई लैंड डिग्रेडेड होगी तो वो एक फंक्शन एनवायरनमेंट का नेगेटिव होगा, तो दैट्स वाई वो इनकरेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मैंने बोला जो भी फंक्शन होगा एनवायरनमेंट का वो पॉजिटिव होगा, और जो फंक्शन नहीं होगा वो नेगेटिव होगा, तो वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन एक फंक्शन नहीं है एनवायरनमेंट का, इट इज़ अ नेगेटिव आउटकम, क्योंकि इसकी वजह से एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, राइट, कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक डिफोरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस। तो ये किस वजह से होता है? डिफोरेस्टेशन की वजह से, जब पेड़ काटे जाते हैं उससे जमीन की उपजाऊपन खत्म हो जाता है, ठीक है, और कुछ इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस की वजह से। फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूड सप्लाइंग रिसोर्सेज। तो ये कुछ फंक्शन है एनवायरनमेंट के, सप्लाइंग रिसोर्सेज, एसिमुलेटिंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा। और बाकी जो लैंड डिग्रेडेशन है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। सो दैट्स वाई इट इज़ एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है आपको। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, देन आंसर दीजिए। तो स्टेटमेंट ए है हमारी, चाइना's इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की बेटर है पाकिस्तान से? इज इट करेक्ट? अब हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट ढूंढना है इनमें से। तो बताइए ऑप्शन ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी इज पाकिस्तान इज बिहाइंड इंडिया इन HDI रैंकिंग। तो HDI रैंकिंग में पाकिस्तान इंडिया से पीछे है। ऑप्शन सी, वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वॉज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म अडॉप्ट कर लिया गया है? ऑप्शन डी, इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे? तो चारों ऑप्शन को देखिए और आंसर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वॉज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान, क्योंकि हमसे पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट बस एक ही बात है कि पाकिस्तान में एक चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म स्टार्ट हो गया, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आप सभी को पता है। वहाँ ये रूल है ही नहीं कि वन चाइल्ड या टू चाइल्ड वाला, ठीक है, जैसे इंडिया में है कि 2 बच्चे अच्छे, ठीक है, ऐसा कोई रूल पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ज़्यादा बच्चे अच्छे हैं, तो इस वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वहाँ पर अडॉप्टेड नहीं है। बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारी, कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेटर है पाकिस्तान से, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जो भी रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान जो है वो चाइना से बहुत ही नीचे की रैंकिंग पर है, ठीक है। और हर चीज़ में, चाहे वो हेल्थ हो हमारी या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हर चीज़ में पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत कम है। तो उस तरीके से सेंस लगा के भी आप सोच सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होगी पाकिस्तान से।
ऑप्शन बी, पाकिस्तान बिहाइंड इंडिया इन HDI रैंकिंग। तो ऑब्वियसली इंडिया की जो रैंकिंग है वो अच्छी है पाकिस्तान से, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग होती है उसमें। और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ये 1991 में आए थे, जिसमें हमारा LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गए, और कौन सा इनकरेक्ट था वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वॉज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू। तो फर्स्ट फेज जो था ग्रीन रेवोल्यूशन का, कौन सा आउटपुट उसमें रेस्ट्रिक्टेड था? सीरियल्स एंड पल्सेस, व्हीट एंड राइस, कॉटन एंड जूट, ज्वार एंड बाजरा। तो जब हमने इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ये पढ़ा था हमने कि कौन से आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज में। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर पर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस को ही रेस्ट्रिक्ट किया गया था फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन के। क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, वो आप इंडियन इकोनॉमी का जो मेरा फर्स्ट यूनिट मैंने आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर तीनों क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है? तो वो लेक्चर लेना ना भूलें। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, व्हीट एंड राइस। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द एम्फेसाइज वॉज इन इम्प्रूविंग द आउटपुट ऑफ व्हीट एंड राइस। बेसिकली इम्प्रूवमेंट लाना था व्हीट एंड राइस में, which are staple foods through the introduction of high yielding varieties and modern agriculture practices। तो जो HYV सीड्स आए थे उसके थ्रू हम इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था। सो बेसिकली व्हीट एंड राइस को रेस्ट्रिक्टेड किया गया था ताकि इन दोनों जो हमारे आउटपुट हैं व्हीट एंड राइस, उसमें सुधार ला सकें कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन करना है, क्योंकि मेनली व्हीट एंड राइस ही थे जिसका कंजप्शन ज़्यादा होता था। कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो अच्छे सीड्स होते थे उसके थ्रू व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया, इसलिए फर्स्ट फेज में उसे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। क्लियर? तो ये था हमारे आज डे 7 का लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर अभी तक आपने MCQ सीरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की नहीं ली है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये MCQ सीरीज़ आपको और कहीं नहीं कराई जा रही, कॉमर्स एट ईज क्लासेस के इसी चैनल पर कराई जा रही है। तो आप बढ़ चढ़कर क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आप भी देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन है आने वाली क्लासेस के वो सभी आपको मिलते रहें। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को। इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स।